राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एफआईआर, जीरो एफआईआर, एनसीआर क्या होते हैं, इनमें आपस में क्या अंतर है, एफआईआर यदि नहीं दर्ज की जाती है तो उसके विरुद्ध हमें क्या क्या उपचार हैं, हम कहां तक अपनी दौड़ लगा सकते हैं, इस विषय पर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं एफआईआर, एनसीआर और जीरो एफआईआर क्या होता है, कैसे दर्ज कराया जाता है, किसके समक्ष दर्ज कराया जाता है, कब दर्ज कराया जाता है, किन अपराधों में दर्ज कराया जाता है, कहाँ दर्ज कराया जाता है, पूरा विस्तृत मैं बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, एफआईआर दर्ज करवाना या एनसीआर दर्ज करवाना या जीरो एफआईआर ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसीजर है। तो जब ये एक प्रोसीजर है तो किसी प्रोसीजर लॉ में लिखा गया होगा, ठीक है। तो इसका उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किया गया है, जिसको शॉर्टकट में सीआरपीसी कहते हैं। तो यहाँ ऊपर मैंने लिख भी दिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अर्थात अगर आप एफआईआर, जीरो एफआईआर या एनसीआर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का अध्ययन करना होगा। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफआईआर और जीरो एफआईआर क्या होता है। बड़ा दिलचस्पी रहता है इसमें लोगों को कि जीरो एफआईआर क्या होता है, कहाँ से आ गया जीरो एफआईआर। देखिए, जब हम एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं या जब हमारा एफआईआर दर्ज होता है किसी मामले में तो उस पर एक नंबर डाला जाता है, ठीक है। एफआईआर नंबर डाला जाता है। जब एफआईआर पे वो नंबर ना डाला जाए तो उसे हम कहते हैं जीरो एफआईआर, अर्थात ऐसा एफआईआर जिसमें नंबर ना पड़ा हुआ हो उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर फिर ये जीरो एफआईआर कब दर्ज कराया जाता है। तो जीरो एफआईआर कोई शौकिया नहीं दर्ज कराता है, बल्कि जीरो एफआईआर मजबूरन में दर्ज कराया जाता है जब अपराध एक ऐसे स्थान पे हुआ हो जहां पे पुलिस अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित ना की जा सके, यानी उसके पास पहुंच ना हो पाए आसानी से। अर्थात कह सकते हैं कि आप कहीं और जगह पे हैं, ठीक है, अपराध आपके साथ कहीं और हो रहा, जैसे आपके मकान में चोरी हो गया, आपका मकान बाराबंकी में है, आप मुरादाबाद के रहने वाले हैं या मुरादाबाद आप घूमने गए हुए हैं, तो या तो आप मुरादाबाद से बाराबंकी चलकर आए तब यहाँ एफआईआर दर्ज करवाइए, या तो आप वहीं मुरादाबाद के ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर के आप अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर आप मुरादाबाद के स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपना एफआईआर दर्ज कराते हैं तो वहाँ एफआईआर दर्ज तो कर ली जाएगी, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का नंबर नहीं डाला जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका जीरो एफआईआर। फिर क्या होगा, वहाँ का जो पुलिस अधिकारी है वो आपके एफआईआर को बाराबंकी के संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर देगा, और जब एफआईआर वहाँ से आपका बाराबंकी के पुलिस स्टेशन में दर्ज हो जाएगा तब यहाँ पे उसका नंबर डाला जाएगा, क्रम संख्या डाला जाएगा, उसी को फिर हम एफआईआर बोलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो जीरो एफआईआर होता है वो हमेशा ऐसे पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जाता है जिसके अधिकारिता से परे जाकर अपराध होता है, अर्थात अपराध कहीं दूसरे पुलिस स्टेशन में हुआ है और एफआईआर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में दर्ज कराया जाता है, तब वो एफआईआर वहाँ से ट्रांसफ़र होके अधिकारितावान पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है। इसी क्रम को हम जीरो एफआईआर कहते हैं, और जब अधिकारितावान पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है तब उसे हम केवल एफआईआर कहते हैं। तो अब आपने जीरो एफआईआर समझ लिया। एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर है उसके बाद हम लोग चलेंगे इस अंतर को समझने के पश्चात कि एफआईआर अगर नहीं दर्ज कराई जाती है तो उसके विरुद्ध हम अपनी दौड़ कहाँ तक लगा सकते हैं, ठीक। फिर मैं एक बार आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह से आपको ना केवल एफआईआर, एनसीआर, ठीक है,
लॉ से संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल पे उपलब्ध रहेगा। लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी सारे वीडियो आपको मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं मिल पाएंगे। और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। आइए एफआईआर और एनसीआर समझते हैं क्या होता है। असल में हमारे यहाँ जो जितने अपराध हैं, पूरे देश में जितने भी कार्यों को ऑफेंस घोषित किया गया है, अपराध घोषित किया गया है, वो सारे अपराध दो भागों में बंटे हुए हैं। कितने भागों में? दो भागों में बंटे हुए हैं। या तो वो गंभीर प्रकृति के अपराध होंगे या तो वो कम गंभीर प्रकृति के अपराध होंगे, क्योंकि हर एक अपराध का नेचर एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, किसी को आपने एक थप्पड़ मार दिया, ये भी अपराध है। किसी को आपने गोली मार दिया, ये भी अपराध है। लेकिन दोनों की गंभीरता में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसी तरह से सारे अपराधों को दो भागों में बांटा गया है। एक छोटे अपराध, मतलब तुच्छ किस्म के अपराध, बहुत छोटे अपराध, हीनियस ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आते हैं। और एक गंभीर प्रकृति के अपराध, जैसे चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, मर्डर हो गया, देश के विरुद्ध युद्ध करना, राजद्रोह का अपराध हो गया, रेप का अपराध हो गया, ये सब गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो तुच्छ प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे अपराध जो छोटे अपराध होते हैं उनको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया, उन्हें असंज्ञेय अपराध कहा गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ऐसे अपराध जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं उन्हें संज्ञेय अपराध कहा गया है, अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है। तो यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अर्थात संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध। यानी असंज्ञेय अपराध है, इसका मतलब उसका जो नेचर है वो बहुत हल्का है, गंभीर प्रकृति के वो अपराध नहीं होते हैं। तो जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, ऐसे अपराधों में पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं होता है, ना तो वो उस अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। तो असंज्ञेय अपराध में हमेशा जब आप सूचना लेकर के जाओगे थाने पे, क्योंकि एक बात है कि जिसके साथ अपराध होता है उसको इससे क्या मतलब कि वो गंभीर प्रकृति का है कि वो कम गंभीर प्रकृति का है। ठीक है, वो संज्ञेय है कि असंज्ञेय, उसको इससे क्या मतलब है। उसे उपचार चाहिए, जिसने उसके साथ अपराध किया उसे दंडित होना चाहिए। ठीक है, उसका यही एकमात्र मकसद होता है। वो पुलिस स्टेशन पे जाके बताएगा कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। अब पुलिस अधिकारी क्या करता है कि अगर वो अपराध संज्ञेय अपराध नहीं है तो उसमें एनसीआर दर्ज किया जाता है। क्या दर्ज किया जाता है? एनसीआर दर्ज किया जाता है। अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एफआईआर किस अपराध में दर्ज किया जाता है? संज्ञेय अपराध में, अर्थात जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं उसमें एफआईआर दर्ज होती है। और जो कम गंभीर प्रकृति के अपराध हैं उसमें एनसीआर दर्ज होती है। एफआईआर का फुल फॉर्म है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसे व्यवहार में रपट भी कहते हैं कि रपट दर्ज हो गई है। और एनसीआर का फुल फॉर्म है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, असंज्ञेय अपराध की सूचना। ठीक है, अब होता क्या है कि पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ी डायरी रखी होती है जिसको हम जनरल डायरी के नाम से जानते हैं, जीडी भी कहते हैं, उसे रोजनामचा भी कहते हैं। जीडी का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं किया गया है। जीडी का उल्लेख कि जनरल डायरी कैसे बनाई जाती है, उसमें कैसे चीज़ें मेंशन की जाती हैं, क्या उसमें लिखा जाता है, ये पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है और पुलिस रेगुलेशन में इसका उल्लेख किया गया है। पुलिस एक्ट में देखेंगे तो पुलिस एक्ट की धारा 44 में जनरल डायरी का उल्लेख किया गया है, जिसे डीएम को पावर दिया गया है कि वो उसका निरीक्षण कर सकता है। और उसमें क्या लिखा जाता है, जनरल डायरी में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, इसका उल्लेख पैरा 295 एवं 96 में पुलिस रेगुलेशन में किया गया है। लेकिन यहाँ हम लोग एनसीआर चाहे वो जनरल डायरी में दर्ज हो, एफआईआर भी जनरल डायरी में दर्ज होता है। ठीक है, जो जनरल डायरी होता है उसमें संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध दोनों सूचना दर्ज की जाती है। लेकिन अंतर यह है कि जब एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस अधिकारी को तुरंत 3 शक्तियां मिल जाती हैं। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस अधिकारी को तत्काल 3 पावर्स मिल जाते हैं। क्या? पहले तो तुरंत वो एफआईआर दर्ज कर लेगा, ठीक,
बिना कोर्ट के परमिशन के वो वारंट के बगैर आपको अरेस्ट कर सकती है कभी भी। तो बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर होती है। दूसरा, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उसे इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है, जिसे हम विवेचना कहते हैं कि मामले में विवेचना हो रही है, अर्थात उसे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, या हिंदी में अन्वेषण भी कहते हैं। तो जैसे ही पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करता है, तुरंत उसको विवेचना करने की पावर होती है, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर होती है। लेकिन जब एनसीआर दर्ज किया जाता है तो पुलिस अधिकारी उस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, उसके हाथ पूरी तरह से बंधे होते हैं, ठीक है, अर्थात वो मजबूर होते हैं, उसे पावर नहीं होती है कि उस मामले में वो विवेचना करें या विदाउट वारंट अरेस्ट करें। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हमारा एनसीआर दर्ज होता है तो पुलिस अधिकारी की एक ड्यूटी है, ध्यान दीजिएगा, पुलिस अधिकारी की एक ड्यूटी है जिसका पालन वो बहुत कम करते हैं। पुलिस अधिकारी की एक ड्यूटी है कि जिसका पालन वो बहुत कम करते हैं। वो ड्यूटी ये है, जब वो हमारा एनसीआर दर्ज करें तब वो हमें बताएं कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए और वहाँ से आदेश करवाइए। बिना उस आदेश के हम उस मामले में विवेचना नहीं कर सकते हैं। लेकिन शायद पुलिस अधिकारी ऐसे बहुत कम बताते हैं, ठीक है, या नहीं बताते हैं। तो जो पीड़ित होता है वो इंतज़ार करता है कि अब हमारा तो सूचना दर्ज हो गया है, थाने पे एफआईआर दर्ज हो गई है, और वो इंतज़ार करता है हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बाद में वो अपने को ठगा महसूस करता है। जब पता चलता है कि उसमें कुछ हो नहीं रहा है, किसी से पता करवाता है तो उसको पता चलता है कि उसमें तो एनसीआर दर्ज है, ठीक है, वो इंतज़ार करता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, बाद में पता चलता है एनसीआर दर्ज है। ठीक, तो ये आपने देखा कि एफआईआर और एनसीआर में ये प्रमुख अंतर है कि एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में दर्ज होता है, एनसीआर सभी मामलों में दर्ज होता है, ठीक है, सभी मामलों, यानी चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, सभी मामलों में दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन जनरल डायरी में एफआईआर और एनसीआर यानी संज्ञेय असंज्ञेय दोनों अपराधों की सूचना दर्ज कर ली जाती है। लेकिन अगर वो असंज्ञेय अपराध है तो उसमें एफआईआर लॉज नहीं हो सकती, केवल और केवल एनसीआर दर्ज होगा। और संज्ञेय अपराध है तो पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करके बिना मजिस्ट्रेट के आदेश एवं वारंट के उस मामले से संबंधित व्यक्तियों को अरेस्ट कर सकती है और बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन करने की भी पावर पुलिस अधिकारी को होती है। लेकिन एनसीआर में ना तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ना ही बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन ही कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा एफआईआर और एनसीआर में अंतर। अब हम लोग चलते हैं कि यदि एफआईआर हमारा दर्ज नहीं होता है, ठीक है, तो हमें क्या क्या उपचार है, क्या एफआईआर दर्ज किया जाना मैंडेटरी है कि नहीं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं एफआईआर दर्ज कैसे कराई जाती है, ठीक, फिर हम लोग चलेंगे कि एफआईआर नहीं दर्ज कर होती है तो क्या उपचार हैं और क्या हम उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एफआईआर हमारी कहाँ दर्ज होती है। तो हमेशा निकटतम पुलिस स्टेशन पे हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, निकटतम पुलिस स्टेशन पे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वैसे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, आप पूरे भारत में कहीं भी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अगर उस पुलिस स्टेशन की अधिकारिता से बाहर आप दर्ज कराते हैं तो वो एफआईआर ना कहला के जीरो एफआईआर कहलाएगा, जिसका उल्लेख मैं वीडियो के शुरुआत में ही कर दिया था। तो जनरल नियम है कि हम अधिकारितावान पुलिस स्टेशन में जाकर के अपना एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, जरूरी नहीं है कि जिसके साथ अपराध हुआ है वही जाकर के दर्ज कराए। और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी की खुद की ड्यूटी है कि उनको कहीं से भी पता चल जाए कि कहीं संज्ञेय अपराध हुआ है तो वो खुद एफआईआर दर्ज कर लें, वो ये इंतजार ना करें कि पीड़ित आ करके एफआईआर दर्ज कराए तब वो दर्ज किया जाए। फिलहाल व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, पीड़ित को थाने पर जाना पड़ता है तभी उसका एफआईआर दर्ज होता है, अन्यथा दर्ज नहीं होता है। और जाने पे तो हमेशा दर्ज नहीं होता है, ना जाने पे क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से किसी अधिकारितावान पुलिस स्टेशन पे, ठीक है, जैसे ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे अगर इसी के अधिकारिता में अपराध हुआ है तो हमें जाके एफआईआर दर्ज करवाना होगा। एफआईआर यहाँ कौन दर्ज करता है? थाने का भार साधक अधिकारी, जिसको हम थाना अध्यक्ष कहते हैं या थाना प्रभारी कहते हैं, ठीक।
एक पुलिस चौकी होती है, पुलिस चौकी पे कभी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पुलिस चौकी पे यदि आप सूचना देंगे तो एफआईआर जो उस पुलिस चौकी से संबंधित पुलिस स्टेशन है, एफआईआर वहीं पर दर्ज की जाती है। तो एफआईआर यहाँ कैसे दर्ज की जाएगी? हम लिखित भी अपनी सूचना दे सकते हैं और अपनी सूचना मौखिक रूप से भी दे सकते हैं। यानी जो पीड़ित है वो अपनी बात को लिखित रूप में भी बता सकता है, यानी लिख करके ले जाके भी दे सकता है और मौखिक भी दे सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एफआईआर हमेशा जो है सूचनादाता के शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। मैंने कई सारे केसों में देखे हैं कि जो सूचनादाता अपनी सूचना को लिखकर ले जाता है उसको हटा दिया जाता है। पुलिस अधिकारी अपने हिसाब से मामले को गंभीर बनाते हुए या मामले को हल्का बनाते हुए उसकी सूचना दर्ज कर लेते हैं। तो व्यवहार में बहुत सारी इसमें विकृतियां हैं, ठीक है। उसके बाद एफआईआर हम जब दर्ज कराते हैं तो एफआईआर किसके नाम दर्ज कराया जाए ये जरूरी नहीं है। यानी एफआईआर ज्ञात या अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भी दर्ज कराई जा सकती है। यानी अपराध किसने किया ये हमें नहीं पता है, मेरा घर किसी ने जलाया, किसने जलाया मुझे नहीं पता है, तो मैं अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करा सकता हूँ। यानी एफआईआर में अपराधी का यानी जो अभियुक्त व्यक्ति है उसका नाम मेंशन हो ये जरूरी नहीं है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे व्यक्तियों का पता लगाए कि उस अपराध में कौन कौन लोग संलिप्त थे। एफआईआर दर्ज करने के बाद ठीक है, अच्छा एफआईआर जब दर्ज होगा तो ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो एफआईआर दर्ज करे, ठीक है। पुलिस की पावर नहीं है कि वो एफआईआर चाहे तो दर्ज करें और चाहे ना करें, लेकिन व्यवहार में तो हम यही जानते हैं कि ये पुलिस की पावर है कि एफआईआर हमारी दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, जबकि कानून में ऐसा नहीं है। एफआईआर दर्ज करना पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है। कई सारे केसों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का उल्लेख किया है कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस अधिकारी की पावर नहीं है बल्कि उसकी ड्यूटी है, अर्थात उसका कर्तव्य है। वो किसी भी मामले में जिसमें अगर संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाए तो एफआईआर दर्ज करे। अब आप कहेंगे साहब अगर ऐसे वो एफआईआर दर्ज करने लगेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी तो आने दें, ठीक है। अगर बाढ़ आ जाएगी तो आने दें, लेकिन जैसे ही पता चले कि इस मामले में फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनके खिलाफ भी कानूनी उपचार लिखे गए हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन लिए जाने के बहुत सारे प्रावधान हैं, तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी प्रावधान के तहत ठीक है एक्शन लिया जाना चाहिए। जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि यदि फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई तो फिर लपेटे में मैं भी आ जाऊंगा, तो फिर इस पे बड़े आसानी से लगाम लग जाएगा और कोई फर्जी एफआईआर नहीं दर्ज कराएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई संज्ञेय अपराध की सूचना थाने पर लेकर के आया तो उसे ये कहते हुए कि ये प्रथम दृष्टया सही नहीं है उसे भगा दिया जाए, ठीक है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर ये सही है तो ये इसी के आड़ में जो सही अपराध होते हैं उसमें भी ये कह के कि मामला फर्जी था, विक्टिम आया नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है, ठीक है। तो इसका बहाना लेके इसका घोर दुरुपयोग होता है, ठीक है। हाँ, एक बात और, कुछ व्यवहार में चीज़ें हैं, जैसे एफआईआर दर्ज होने से उस स्टेट का क्राइम रिपोर्ट भी बड़े पैमाने पे बढ़ता है, क्योंकि उस स्टेट का ये रिपोर्ट निकल के आता कि साल में कितने एफआईआर उस क्षेत्र में दर्ज हुए, यानी उस राज्य में कितने एफआईआर दर्ज हुए, और जितने एफआईआर दर्ज हुए इसका मतलब उतने ज़्यादा अपराध हुआ, तो उस स्टेट का जो है पूरे देश में एक क्राइम रिकॉर्ड का ग्राफ बढ़ जाता है। इस नाते व्यवहार में ऊपर से भी दबाव होता है कि एफआईआर कम से कम लॉन्च की जाए, ये सच्चाई और हकीकत है। आइए इधर आते हैं कि जब एफआईआर यहाँ पे दर्ज करा दिया गया तो एफआईआर दर्ज कराना पुलिस अधिकारी की ड्यूटी है, ठीक। हाँ, कुछ इसमें संशोधन किए गए हैं और उस संशोधन के माध्यम से लिख दिया गया कि यदि एफआईआर ठीक है महिलाओं के विरुद्ध दिया गया है, यानी वो एफआईआर किससे जुड़ा हुआ है, महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों से जुड़े हुए हैं, और वो महिला शारीरिक या मानसिक रूप से, चाहे अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से अक्षम है, तो उस मामले में एफआईआर उसके स्थान पर जाकर के जहां वो महिला रह रही है वहां पे दर्ज किया जाए और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार की जाए। तो वो कौन सी धाराएं हैं जिसमें एफआईआर
महिला के मानसिक या शारीरिक रूप से निर्योग्य होने पर उसके घर पे जा कर के दर्ज कराने की बात की गई है। वो धाराएं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 326 का, ये सब भारतीय दंड संहिता की धारा है, इंडियन पैनल कोड की धारा है, जिसको हम शॉर्टकट में आईपीसी कहते हैं। इसमें एसिड फेंकना या एसिड फेंकने का प्रयास करना, जिसको हम लोग कहते हैं तेजाब फेंकना। यदि लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया है या किसी महिला के ऊपर या उसका प्रयास किया गया है, ठीक है, 354, ठीक है, स्त्री का लज्जा भंग करना, 354 का ये लैंगिक आभासी, ठीक है, टिप्पणियां हैं इन पे, 354 खा, 354 गा और घा, ये सब महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं, ठीक है। एकांत अवस्था में महिला हो, उससे अगर कोई व्यक्ति देख रहा हो, महिला का पीछा किया जा रहा हो गलत प्रयोजन के लिए, तो 354 घा। उसके बाद 376 से लेके 376 अंगा तक, ये सब रेप से जुड़ी हुई धाराएं हैं, ठीक है। और 509 महिला पे अश्लील कमेंट करना। अगर इन धाराओं के तहत कोई अपराध होता है तो उसमें, और जब महिला मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो, चाहे परमानेंट या टेम्पोररी, तब पुलिस अधिकारी का ये ड्यूटी है कि उस महिला अधिकारी के पते पर जाकर के एफआईआर वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से दर्ज करे, और यदि उसकी भाषा नहीं समझ में आती है तो ट्रांसलेटर भी लेकर के जाएं। तो एफआईआर इस तरह से आपने देखा कि यहाँ एफआईआर दर्ज किया, और इस मामले में एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी के द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ये सब केवल हवा हवाई है। कानून में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात, अगर महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों में, ध्यान रखिए, अगर महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों में एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है तो एफआईआर ना दर्ज किया जाना भी 2013 से अपराध बना दिया गया है। क्या कर दिया गया? एफआईआर ना दर्ज करना भी अपराध है। एफआईआर कौन दर्ज करता है? थाने का भार साधक अधिकारी, ठीक। हाँ, ये अलग की बात है कि एफआईआर आप जब दर्ज करने जाएंगे तो वहाँ मुंशी दर्ज करता है, क्योंकि मुंशी दर्ज तो करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसके प्रति? वो थाने का भार साधक अधिकारी होता है, ठीक है। क्योंकि वो मुंशी क्लर्कियल काम करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो उसका काम लिखा पढ़ी का होता है, इस नाते लिखने का काम वही करता है, लेकिन जवाबदेही थाने के भार साधक अधिकारी का होता है। अगर एफआईआर नहीं दर्ज किया गया तो जिम्मेदार थाने का भार साधक अधिकारी होगा, वो मुंशी नहीं होगा, क्योंकि उसने केवल लिखने का काम किया है, ठीक है, लिखना उसकी ड्यूटी नहीं थी। तो अगर एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता है तो ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, और उस थाने के भार साधक अधिकारी के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। धारा 166 ख में 166 बी में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, जिसमें मिनिमम सजा 6 माह की गई है, जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, ठीक है। यानी मिनिमम सजा 6 माह, 2 वर्ष तक मैक्सिमम सजा की बात की गई है, प्लस जुर्माने की भी बात की गई है कि जुर्माना भी इम्पोज किया जाएगा। लेकिन प्रश्न फिर यही है कि वो एफआईआर कौन दर्ज करेगा? किसके यहाँ दर्ज कराओगे? उसी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाओगे ना, जहाँ पे आपका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। तो जरा कल्पना करिए कि क्या उसी पुलिस स्टेशन में उसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी? इसके लिए सरकार ने व्यवहार में कोई व्यवस्था नहीं की है। इसी नाते आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2013 से आज तक का एक भी मामला शायद ही मिले कि 166 ख में कोई एफआईआर दर्ज हुआ हो। 2013 में ये कानून अस्तित्व में आया है, लेकिन 2013 से लेकर के आज 9 साल हो चुके हैं, लेकिन 9 साल में शायद पूरे भारत में एफआईआर लॉन्च हुई हो इस धारा में, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्च हुए होंगे तो 100-200 कहीं होंगे, नहीं तो एफआईआर ही नहीं दर्ज होते हैं। तो इस कानून का व्यवहार में कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि इसके लागू होने के व्यवहारिक प्रावधानों पर सरकार ने कोई चर्चा या कोई प्रावधान नहीं किया है। उसके बाद एफआईआर अब अगर नहीं दर्ज की जाती, ध्यान से, अगर एफआईआर हमारी नहीं दर्ज होती है तब हमें क्या क्या उपचार होंगे? अब हम लोग उस पहलू पे चलते हैं। एफआईआर दर्ज होने पे क्या प्रावधान था ये तो आपने देख लिया। हाँ, एक कॉपी तत्काल निःशुल्क भी दी जाती है एफआईआर दर्ज होने पे। ये भी सूचनादाता का राइट होता है कि उसे तत्काल एक कॉपी निःशुल्क दे दी जाए। अब अगर एफआईआर नहीं दर्ज होता है तो उसके विरुद्ध हमें क्या क्या उपचार होगा, ये आप लोगों की उत्सुकता वीडियो के शुरू से ही बनी हुई थी। चलिए उसका भी मैं समाधान कर देता हूं कि एफआईआर नहीं दर्ज होने पे हम
कितना दौड़ लगा सकते हैं, कहाँ तक दौड़ सकते हैं, क्या प्रावधान इस पे, ठीक है, हमारे विधि निर्माताओं ने किया है, कितनी दूरदर्शिता उनकी थी जो इस कमी को पाटने के लिए उन्होंने इसका जो है इसके लिए प्रावधान किया है। लेकिन मैं फिर एक बार आप लोगों से कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, जिससे ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, ठीक है, आपके सहपाठियों तक पहुँचे, सभी को इसका लाभ अधिक से अधिक मिलता रहे। अब एफआईआर दर्ज कहाँ कराई जाती है? 154(1) में, ठीक। एनसीआर 155(1) में दर्ज होती है। एनसीआर 155 क्लास 1 में दर्ज होता है, सब सेक्शन 1 में दर्ज होता है, जबकि एफआईआर सेक्शन 154 के सब सेक्शन 1 में दर्ज कराई जाती है, ठीक। ये सीआरपीसी की ही धारा है। अगर एफआईआर 154(1) में थाने का भार साधक अधिकारी ना दर्ज करे तो कुछ दशाओं में अपराध होता है, हमेशा नहीं अपराध होता है, ध्यान रखिए। कुछ दशाओं में, और कुछ दशाएं हैं जब महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुआ हो तभी वो 166B आईपीसी में ऑफेंस होता है, हर दशा में नहीं। हाँ, एफआईआर दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी बना दी गई। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 का बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, साफ साफ कहा कि थाने के भारसाधक अधिकारी का ये कर्तव्य है कि जब उसे संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाए तब वो एफआईआर दर्ज करे, ठीक। अभी बहुत सारे इस पे बहुत सारे केस हैं, एक दो केस नहीं, बहुत सारे केसों की लिस्ट लगी हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 1000 बार हिदायत दी है कि जो है एफआईआर दर्ज किया जाना पुलिस की ड्यूटी है, वो भगा नहीं सकता, वापस नहीं कर सकता, लेकिन ये व्यवहार में लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इसको हम किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यदि एफआईआर आपकी नहीं दर्ज होती है तो आप अपनी दौड़ कहां तक लगा सकते हैं, इसको समझ लीजिए। यदि 154 की उपधारा 1 में एफआईआर दर्ज नहीं होता थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा, तो आप जो है उसी जिले के थाने के जो उस थाना का जो वहाँ का एसपी है, ठीक है, यानी जिसको हम पुलिस अधीक्षक कहते हैं या कप्तान कहते हैं या जो है उसे एसपी कहते हैं शॉर्टकट में, उसके यहाँ हम सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 के माध्यम से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यानी जब हमारी एफआईआर 154(1) में दर्ज नहीं की जाती है पुलिस स्टेशन पे, तब हम अपने उस रिकॉर्ड को, अपनी उन बातों को, अपनी उस सूचनाओं को लेखबद्ध करते हुए डाक के माध्यम से जो है एसपी को भेजते हैं कि साहब हमारी जो है एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि थाने पे हमें इसके लिए उपचार नहीं मिल पाया, यानी हमारी एफआईआर थाने पर दर्ज नहीं हुई है। अगर एसपी भी 154(3) में उसको पावर है कि वो खुद चाहे तो एफआईआर दर्ज कर सकता है, या चाहे तो एफआईआर दर्ज करने के लिए 154(1) में थाने के भारसाधक अधिकारी को भेज सकता है। अब आप कहोगे साहब ये एसपी की ड्यूटी कहाँ है कि वो एफआईआर खुद दर्ज कर सकता है? तो एसपी की भी ड्यूटी है खुद एफआईआर दर्ज करने के लिए। आप जब सीआरपीसी का चैप्टर 4 पढ़ोगे तो सीआरपीसी के चैप्टर 4 की जो पहली धारा है सेक्शन 36 में ही बताया गया है कि प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसके स्थानीय अधिकारिता के भीतर जितने पुलिस अधिकारी हैं उनको जो भी पावर्स हैं वो सारी पावर उनके सीनियर पुलिस ऑफिसरों में भी निहित है। तो जब थाने के भारसाधक अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने की पावर है तो उसके एसपी को क्यों नहीं है, ठीक है। तो एसपी को भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने की पावर है, लेकिन वो चाहे तो खुद दर्ज करे या 154(1) में थाने के भारसाधक अधिकारी को भेज दे। अब आपका एफआईआर ना तो 154(1) में दर्ज हुआ, ना तो 154(3) में दर्ज हुआ। ऐसी स्थिति में आप 156(3) का सहारा ले सकते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ, न्यायिक मजिस्ट्रेट का मतलब कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे सीजीएम के द्वारा ऑथराइज किया गया हो धारा 190 में, तो धारा 190 में जो प्राधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ हमें धारा 156 के माध्यम से, ठीक है, 156(3) के माध्यम से अपना एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं और वो न्यायिक मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर सकता है यदि वो संज्ञेय अपराध की सूचना है। तो अगर असंज्ञेय अपराध की सूचना है तो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, तो ऐसे सूचना को हमारे कंप्लेंट ट्रीट कर लेगा और धारा 200 के तहत वो कंप्लेंट दर्ज कर लेगा। फिर से जरा समझिए कि जब हम 156(3) में
ठीक है, धारा 190 के तहत प्राधिकृत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, तब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये देखता है कि जो सूचना हमारी है वो सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस की है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की है। अगर सूचना कॉग्निजेबल ऑफेंस की है तो अमूमन यही होता है कि वो न्यायिक मजिस्ट्रेट 154(1) में एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश कर देता है और उसमें पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करके फिर मामले में विवेचना प्रारंभ कर देता है। अगर 156(3) में जो एप्लीकेशन न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है, अगर वो आसंज्ञेय अपराध की सूचना है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना है, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको कंप्लेंट ट्रीट करते हुए, उसको परिवाद मानते हुए धारा 200 में परिवाद दर्ज कर लेता है। कहाँ पे? धारा 200 में परिवाद दर्ज किया जाता है। सब सीआरपीसी की धारा मैं बोल रहा हूं। जब मैं कोई ऐसी धारा बोलूंगा जो सीआरपीसी में नहीं है तब उस अधिनियम का नाम लूंगा। अगर किसी अधिनियम का नाम नहीं ले रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि वो धारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ही है। ठीक, तो कंप्लेंट दर्ज कर लेगा और कंप्लेंट दर्ज जैसे ही करेगा तो क्योंकि आसंज्ञेय अपराध की सूचना है, एनसीआर भी उसमें दर्ज हुआ है पहले से ही, ठीक है, पुलिस अधिकारी को तुरंत विवेचना करने की पावर हो जाती है। आगे आ जाइए तो 156(3) में आपने देख लिया कि हम कोर्ट के माध्यम से आदेश करवा सकते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अगर संज्ञेय अपराध की सूचना है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। अगर वो संज्ञेय अपराध की सूचना नहीं है, ठीक है, तो भी मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे 155(3) में, ठीक है, 155(2) में आदेश कर देगा कि वो इन्वेस्टिगेशन करे तो पुलिस अधिकारी अथराइज हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया तो पुलिस अधिकारी को खुद ही पावर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर 156(3) में उसने कंप्लेंट ट्रीट कर लिया, परिवाद दर्ज कर लिया, तो धारा 200 की प्रोसीडिंग चलेगी, परिवाद दर्ज हो जाएगा उसमें। ठीक, लेकिन ना तो थाने पर एफआईआर दर्ज हुई, ना तो ही एसपी ने एफआईआर दर्ज किया, ना ही 156(3) में मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया। मजिस्ट्रेट ने भी हमारे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। ठीक, ऐसी स्थिति में अब हमारे पास उपचार बचता है कि हम सीधे हाई कोर्ट में जाएं। जिस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो मामला आ रहा है उस हाई कोर्ट में हम सेक्शन 482 यानी इसी सीआरपीसी की धारा 482 में जा सकते हैं, क्योंकि इस धारा 482 में हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिया गया, अंतर्निहित शक्तियां दी गई, यानी न्याय की स्थापना के लिए, न्याय की प्राप्ति के लिए हाई कोर्ट जो भी उचित समझे ऐसा कदम वो उठा सकता है जो न्याय हित में जरूरी हो। तो 482 में हाई कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश कर सकता है, यानी पूरे मामले को तलब कर लेगा और उसमें एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर सकता है। ठीक, हाँ, अगर कभी एफआईआर दर्ज हो जाती है 154 में फर्जी, तो उसे क्वेश कराने के लिए भी हम धारा 482 में ही हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट ने भी हमारी 482 में नहीं सुनी, वहां से भी हम लौटा दिए गए। ऐसी स्थिति में हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करेंगे और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेक्शन 226 आर्टिकल है, ये अनुच्छेद है, आर्टिकल 226 में हम उसी हाई कोर्ट में अपने संवैधानिक अधिकारों को लागू कराने के लिए जा सकते हैं कि साहब मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है और आप मुझे इसमें उपचार दीजिए और आप आदेशित करिए कि वो अपने अधिकार का प्रयोग करें। ठीक है, तो इसमें परमादेश रिट हम जारी करवा सकते हैं आर्टिकल 226 के माध्यम से कि साहब आप उनको आदेश दीजिए थाने